स्वागत है एक बार फिर से स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बच्चों के मैसेजेस आए थे, बहुत बच्चों की कॉल पर जब बात होती है कहते हैं कि सर हमें एंशिएंट भारत के, मिडाइवल इंडिया के और मॉडर्न इंडिया के हमें टॉपिक्स के बारे में बताया जाए, जो बार बार यूजीसी पूछ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह होता है कि हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के चले जाएं जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको एंशिएंट भारत के उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत बार यूजीसी ने पूछे हैं। अगर हमारे पास टाइम कम है, इसका मतलब हमें केवल सिलेक्टिव स्टडी करनी है। बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2019 से लेकर ऑनवर्ड्स 2025 तक के दिसंबर तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं ना, उनको एनालिसिस किया है, उनको देखा है कि इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से यूजीसी क्वेश्चन बना रहा है। तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि अब हम केवल उन्हीं टॉपिक्स के आसपास तैयारी करें, उन्हीं टॉपिक्स के आसपास पढ़ें, ताकि हमारा टाइम कम लगे और हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए, हमारा नेट भी हो जाए, जेआरएफ भी हो जाए और इजीली हम पहले ही प्रयास में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लें। यही हमारी कोशिश होती है। एंशिएंट भारत में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग में मिलाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं और कथन और कारण के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। पिछले 2-3 सेशन में मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन पेपर जून 2025 में आया था या फिर दिसंबर 2024 में आया था, उनमें कथन और कारण के क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन लेकिन इन टॉपिक को हमने छोड़कर नहीं जाना है। अगर हम यह सोचेंगे कि अब यूजीसी फिर से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो हमारे लिए ये मिस्टेक होगी। इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होता है? किताबें होती हैं, या हमारे पास अभिलेख होते हैं, या हमारे पास वहाँ की मिली हुई चीजें होती हैं, जैसे सिक्के वगैरह होते हैं, जो साहित्यिक रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं। उनसे क्वेश्चन यूजीसी ने हर बार बनाए हैं, तो इस बार भी बनाएगा। ये वाला वो टॉपिक है जो आपका हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक करता है। आप सबको पता है कि हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन से हर बार 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वहां से प्लस जो हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी जो कोटेशंस वगैरह हैं उसके ऊपर क्वेश्चन यूजीसी ने बनाए हैं। हर बार बनाता है, इस बार फिर से बना सकता है। प्रोबेबिलिटी पूरी है। आइए इन सारे टॉपिक्स को फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, डेली कम से कम, मैंने जैसे आपको कहा ना, इसके 28 के आसपास स्लाइड्स हैं। मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। और अगर नहीं करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमेंट्स में मुझे बताना है आपने कि डेली कितनी तैयारी आप कर रहे हो। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना तो फिर पाप लगेगा आपको। ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले जानते हैं कि हमें एंशिएंट भारत के आर्कोलॉजी के रिसोर्सेज में हमें क्या पढ़ना है। रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, इसमें हमें केवल जो मुख्य, जो फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख है ना, इंपॉर्टेंट वाले अभिलेख, उन्हीं को पढ़ना है। क्योंकि अभी टाइम कम है, इस कम टाइम में आपने तैयारी सिलेक्टिव करनी है। ज्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ा तो जाएगा नहीं। अशोक के जो शिलालेख हैं, इसमें 14 शिलालेख हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई नहीं छोड़ना। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रा दामन जी का जूनागढ़ अभिलेख और रवि कीर्ति जी का एहोल अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाओ। छोड़ दिया तो समझ लो यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो गलत हो सकता है। न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र में आपने क्या क्या पढ़ना है? देखो, इंडो ग्रीक सिक्के जो थे उनको एक बार देख लो, एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है। कुषाण के जितने भी सिक्के हैं उनको पढ़ो। गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तों के सिक्कों के ऊपर पहले क्या हुआ था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे में एक बार कुछ सिक्के मिले थे। उन सिक्कों को पूछा गया था कि किस राजवंश के साथ संबंधित है, किस वंश के साथ संबंधित है, तो वो गुप्ताकालीन सिक्के थे। ऐसे ही आप एक काम करो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर एक बार विजिट करो। वहां देखो कि लेटेस्ट जो एक्सकवेशन हो रही है वो क्या क्या हो रही है। क्योंकि जो जिसी करंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी में भी करंट पे क्वेश्चन आए थे। अब क्वेश्चन पेपर टफ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अभी अभी होके हटे हैं, जैसे यूपीएससी का हुआ, एसएससी का होके हटा है, यूपीपीसीएस का होके हटा है, और सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। तो इसलिए हमें तैयारी अपनी उसी को ध्यान में रखते हुए करनी है। अब इनमें सिक्के कैसे थे? स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के, मिलावट वगैरह कैसी थी, इनका आकार कैसा था, उसको क्या क्या कहा जाता, ऑलराउंड सिक्कों के बारे में पढ़ के जाओ। साहित्यिक स्रोत क्या क्या थी। इसमें जो ज्यादा पढ़ने वाली बात है कि आपने मैगथनीज को पढ़ना है, फाहियान, ह्योनसांग और इत सिंह, इन 4 राइटर्स की क्रोनोलॉजी, कब कब ये आए थे, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, एक बार लिख लो, पढ़ लो। उनके यात्रा वृत्तांत क्या क्या थे, क्या क्या काम किए थे, कौन कौन सी किताबें लिखी थी, इनकी किताबें भी एक बार लिख करके पढ़ लो। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पहले इतने नहीं आते थे। यूजीसी ने पिछले 2-3 सेशन में इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन अब क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूरी है, क्योंकि ये टफ बनाने के लिए ना ये वाला जो सेक्शन है, ये टफ हो सकता है। अगर हमने इसको थोड़ा-सा लाइटली पढ़ा, तो हमारी गलती होगी। प्री हिस्टोरिक साइट कौन-कौन सी है? पुरापाषाण काल की, मध्यपाषाण काल की और नवपाषाण काल के जो स्थल हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? एक बार मैप पर उनको लोकेट करके देखो। जैसे भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मैप पर देख लो। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में, मैप पर देख लो। आपने सिर्फ उनकी एक बार लोकेशन देखनी है। छोटे-छोटे जितने भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है ना कि ये वाली इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ से क्वेश्चन पहले आया था, फिर से आ सकता है, उनको एक बार मैप पर लोकेट करके देख लो। और सारी की सारी पुरापाषाण काल की साइट्स, मध्यपाषाण काल की साइट, इनके जो कृषि, पशुपालन और जो भी हमें एक्सकवेशंस में चीज़ें मिली हैं, उनके बारे में पढ़ लो। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पहले तो ज़्यादा नहीं आते थे, तो अब आ सकता है। इम्पोर्टेंटली आपने पढ़ना है नगर नियोजन, इनकी सील कैसी थी, मोहरें वगैरह क्या-क्या यूज़ करते थे, जब ये व्यापार करते थे तो कैसा इनका व्यापार का सिस्टम था। जैसे मैंने आपको कहा ना इनके प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे, इनके बारे में आपने डीपली पढ़ लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपने पढ़ के जानी है, जिन राइटर्स ने यह बताया है कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ है, उन राइटर्स के नाम लिख लो भई एक बार सारे, सारे लिख लो। उसके बाद उनकी रिवीजन कर लो, किस राइटर ने क्या थ्योरी दी थी, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। और बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर और लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए अब के टाइम पे। अब क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम है, तो हमारे लिए यही ज़रूरी है कि उतना सा पढ़ें जितना ज़्यादा हमारे काम में आने वाला है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना बहुत कंटेंट है इसके ऊपर। वैदिक पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिखो। 4 वेद, उनकी आगे शाखाएँ, पुराण, जो भी आगे जितना भी लिटरेचर है हमारा, उसके ऊपर क्वेश्चन यूजीसी हर बार बना रहा है। तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी हैं, शब्दावलियाँ हैं जो दे रखी हैं, उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, जैसे विद्युत क्या थी, सभा क्या थी, समिति क्या है, बलि का मतलब क्या था, भाग क्या था, हिरण्य का क्या मतलब है? क्वेश्चन पहले भी आए हैं, यहाँ से आ सकता है। सोशल इकोनॉमिक शिफ्ट्स कैसी थी? अर्ली और लेटर वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी, वो कैसी थी? उसमें बदलाव कैसे-कैसे आए? लोह युग जब आ गया, उस समय कृषि में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई? एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ? इसके ऊपर क्वेश्चन्स आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पूरी है। महाजनपद के ऊपर क्वेश्चन पहले नहीं आए थे। आप पिछले क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन जून 2025 और दिसंबर 2025 इसमें क्वेश्चन महाजनपद से आए थे। हो सकता है इस बार भी आ जाए। जो 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानियाँ पढ़ो, इनको मैप पर लोकेट करके देखो कहाँ पर ये जनपद थे। इन 16 महाजनपदों में कौन-कौन से गणतंत्रात्मक थे, राजतंत्रात्मक थे, इनका आपस में लिंक कैसा था? किस जनपद का किस जनपद के साथ क्या रिलेशन था? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपने ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है? और इसी के क्रम में आपने पढ़ना है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अजीविक संप्रदाय, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी जैसे जो जैनिज़्म के जितने भी तीर्थंकर थे, उनके साइन होते हैं ना, वो सारे याद करो। क्रोनोलॉजी बेस्ड याद कर लो, वो मिलाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। सूची 1, सूची 2 में मिला के आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है 4 संगीतियाँ हुई थी बुद्धिज़्म की, कहाँ-कहाँ पर हुई थी, कौन-कौन सा शासक था, क्या-क्या रेज़ोल्यूशंस पास हुए, हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, इनसे जुड़े हुए जितने लिटरेचर हैं, जितनी किताबें हैं, सबके पढ़ के जाओ। महाजनपद में 16 राजधानियाँ और मैंने जैसे कहा ना उनकी लोकेशंस ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करके पढ़ के जाओ। मौर्यन पीरियड के ऊपर अब क्वेश्चंस यूजीसी फेवरेट सेक्शन है यूजीसी का मौर्य पीरियड। यहाँ से क्वेश्चन जितने जैसे अशोक के शिलालेख हैं, उनके ऊपर जितना कुछ भी लिखा है ना, हर एक शिलालेख के 14 के 14 उनको पढ़ो अच्छे से। 13th शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट है, 5वाँ शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, आपने छोड़ना नहीं है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। इनकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, इनके अधिकारी को क्या कहा जाता है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में वो सारे के सारे अध्यक्ष वगैरह उसका क्या नाम था? समहर्ता किसको कहते हैं? संधिदाता किसको कहते हैं? शीताध्यक्ष क्या होता है?
पाणी अध्यक्ष क्या होता है? इनके बारे में क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। क्रोनोलॉजी बेस्ड भी आ जाता है और साथ-साथ सूची 1 और सूची 2 वाले क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर यदि आपने अटेम्प्ट किए हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मौर्य पीरियड में आपने संगम युग में पढ़ना है गंधार कला क्या थी, मथुरा कला, अमरावती कला, इनकी जो विशेषताएँ हैं और इनकी संरक्षण करने वाले जो राजवंश हैं, कौन-कौन से हैं? संगम ऐज का साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम, उनके लेखक कौन हैं? चोल, चेर, पांड्य राजों के प्रमुख बंदरगाह। यहाँ से क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा गया है और आपने इन सारे के सारे चोल, चेर, पांड्य इनके जो राजवंश के जितने भी शासक हैं ना, उनकी क्रोनोलॉजी ईयर्स एक बार लिख लो, रिवाइज करके जाओ, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो, गुप्ता पोस्ट पीरियड में आपने इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है कि भारतीय सामंतवाद का उस समय क्या प्रभाव था। इतिहासकारों ने उसमें क्या-क्या अपने दृष्टिकोण दे रखे हैं और आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से गुप्ता पीरियड से हर बार आता है। जैसे मंदिर वास्तुकला है, नागर शैली में बने हुए मंदिर, पेसर शैली में बने हुए मंदिर, द्राविड़ शैली में बने हुए मंदिर और गुप्ता टाइम के दौरान टेक्नीक के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है। वहाँ से आर्यभट्ट से एक बार क्वेश्चन आया था। वराहमिहिर की रचनाएँ कौन-कौन सी है? कालिदास के बारे में पढ़ लेना चाहिए आपको। एक ये वाला जो रीजनल पावर थी उस समय, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनकी शासकों की क्रोनोलॉजी आती है। पल्लव, चालुक्य, चोल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लो। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से कोई भी गलत नहीं होगा और आएगा, डेफिनेटली आएगा। कमेंट्स में आपने बताना है मुझे। जब आप पेपर दे के आओगे, तो ये वीडियो याद रखना, नीचे आकर के कमेंट करना, बताना मुझे कि यहाँ से टॉपिक्स आए थे या नहीं आए थे। 2019 से लेकर ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन पेपर हैं, सारे के सारे हमने एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाले हैं। अगर ये पढ़ने के बाद हम ये गेस ना कर पाएँ तो बहुत मुश्किल है। मिडिवल भारत में, मध्यकालीन भारत में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। पहले भी पहले तो मिलाने के लिए ज़्यादा आते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसमें पढ़ना क्या है? सोर्सेज़ में आपने सबसे पहले जो सल्तनत काल का साहित्य है जिसमें आपने ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़-ए-शाही, फतवा-ए-जहांदरी, अमीर खुसरो की जो रचनाएँ हैं, उसकी जो मंसवियाँ हैं, उनको पढ़ लो। मिनहाज उस सिराज का तबक़ात-ए-नासिरी एक बार पढ़ लो। यूजीसी ने यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे हैं, इसीलिए मैं इनको लिख कर लेकर आया हूँ। मैं ऐसे कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं लाया हूँ जो पहले नहीं आ चुकी हैं। आप प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन पेपर देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मुगलकालीन साहित्य में आपने पढ़ना है अबुल फज़ल अकबरनामा, बादियूनी का मुंतखब उल तवारीख, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया है। अकबर की नीतियों के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, उसकी आलोचनाओं के ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, कथन और कारण का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मुगल पीरियड के दौरान आपने जितने भी विदेशी यात्री थे, इब्न बतूता कब आया था, फ्रांसीसी बर्नियर कब आया था, जीन पैपिस्ट टैवर्नियर, निकोलो मानुची कब आए थे। इनके यात्रा वृत्तांत लिखने हैं, इनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए आपको और इनका समय और कौन से शासक के समय काल के दौरान ये आए थे। याद रहेगा, अगर आपने ये मिस किया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, अब आ रहे हैं। आपने पढ़ना क्या है कि शासकों की राजनीतिक इतिहास से अधिक उनके सुधारों के ऊपर आपने ध्यान देना है कि उन्होंने प्रशासन को सुधार करने के लिए क्या-क्या स्टेप उठाए थे। दीवाने आर्ज क्या था, दीवाने मुस्तखराज क्या था, दीवाने अमीर कोही कौन थे, दीवाने बंदगान, ये सारे के सारे मैचिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? इल्तुतमिश का इक्ता प्रणाली जो था, अलाउद्दीन खिलजी का बाज़ार नियंत्रण मार्केट कंट्रोल पॉलिसी क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या-क्या प्रयोग किए थे? सांकेतिक मुद्रा क्या थी? राजधानी शिफ्ट कैसे की? फिरोज शाह तुगलक की जो कर प्रणाली था, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। पहले भी जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि मुगल जो टाइम पीरियड था, ये डिक्लाइन कैसे हुआ? मुगल आफ्टर ऑल कैसे-कैसे क्रम्बल होते गए। तो इनका जो मनसबदारी सिस्टम कैसे इम्पैक्ट कर रहा था, जागीरदारी सिस्टम क्या था, ये जो कर लगाते थे जाट, सवार, 2 अस्पा, सिंह अस्पा, ये सारी की सारी शासकों की जो वीकनेस थी, इनके ऊपर क्वेश्चन यूजीसी ने पूछे हैं। यू मस्ट हैव टू रीड दीज़ टॉपिक्स।
जब्त सिस्टम क्या था, बताइए। शला व्यवस्था क्या थी, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कौन-कौन से इतिहासकार ने क्या-क्या लिखा है, ठीक है? याद रखिएगा, उस समय रीजनल पावर्स इमर्ज हो रही थी। तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, इनके तीनों के कालखंड के दौरान ना कौन-कौन से शासक के दौरान कौन-कौन सा विदेशी यात्री आया था, उसने उस समय के शासक के बारे में क्या लिखा था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उनकी इकाइयाँ क्या-क्या थी, उनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। विजयनगर, बहमनी और मराठा, तीनों इम्पोर्टेंट, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने। और मुगल पीरियड के दौरान भक्ति और सूफी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। डैम श्योर लिख लो इसको इम्पोर्टेंट सेक्शन में। जितने भी सिलसिले हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी, क्रोनोलॉजी लिख लो इनकी। इनके दौरान जो शब्दावलियां हैं, जैसे खानका क्या था, समा क्या था, बरकत किसे कहते हैं, एक बार पढ़ लो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भक्ति संत थे, जिसमें शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, रामानुज आचार्य जी का विशिष्टा द्वैतवाद, माधवाचार्य जी का द्वैतवाद और निम्बका आचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद, इनके कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पढ़ोगे तो एक एक लाइन का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। इनकी क्रोनोलॉजी लिख लो। और निर्गुण संत कितने थे, सरगुण भक्ति संत कितने थे। जैसे निर्गुण संतों में गुरु नानक देव जी आते हैं, कबीर जी आते हैं। इन सारे संतों को एक बार पढ़ लो कि कौन कौन से क्षेत्र के साथ संबंधित थे। विट्ठल के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन यूजीसी ऐसे पूछता है कि आपको उनके बारे में पता है, अगर थोड़ा बहुत पता है तो आपको थोड़े से उनका मतलब नहीं है, थोड़े से वो समझते हैं कि ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के आ गया, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डीपली जाके। आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास कैसे हुआ था, ये पढ़ लेना चाहिए आपको। मुगल चित्रकला, जिसमें मुगल पीरियड के दौरान जितने भी चित्रकार थे इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन सा चित्रकार एक्सपर्टीज रखता था। जैसे मंसूर है, पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे ही बाकी के जैसे अबुल हसन है, बिशन दास है, किस किस चीज में एक्सपर्ट थे, इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ लो। तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से आएगा ही आएगा डेफिनेटली। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन आएगा। तो ये वाले टॉपिक्स आपने पढ़ लेने हैं मध्यकाल के। आधुनिक भारत के 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं लगभग, मान के चलो कि 50% कंटेंट आपका आधुनिक भारत से आता है। अगर इतने क्वेश्चन आते हैं तो इसको छोड़ के जाना फिर हमारे लिए उतनी मुश्किल हो जाएगी ना। इसमें भी क्वेश्चन आपकी क्रोनोलॉजी, कॉन्सेप्ट बेस्ड और मिलाने के लिए आते हैं। छोड़ के जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा। अब इसमें पढ़ना क्या है आपने, तो आपको पता है, जैसे ही मुगल पीरियड जो है वो डिक्लाइन की तरफ गया, उनके जो शासक हैं वो क्रम्बल होते गए। तो इनका तो इमर्ज होना उतना इजी हो गया ना ब्रिटिशर्स का। कैसे इमर्ज हुए, आके इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज लागू की, कब कब आए थे, कौन कौन से युद्ध लड़े थे, और उन युद्धों को लड़ने के बाद इन्होंने क्या क्या संधियां की थी। एंगल मैसूर युद्ध, एंगल मराठा युद्ध, एंगल सिख युद्ध, ये तीन तो कंपलसरी है, पढ़ने हैं। पुरंदर की संधि पढ़ लो, सालभाई का और बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और लाहौर की संधि। इन संधियों को पढ़ लो अच्छे से, डीपली पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं कुछ भी। मैंने एक वीडियो बनाई थी गवर्नर जनरल्स के ऊपर, एक बार हमारे चैनल पे जाके वो भी देखो, ठीक है। और सहायक संधि, जो जितने भी गवर्नर जनरल हैं उन्होंने क्या क्या किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स, लॉर्ड डलहौजी का, एक बार पढ़ लो। ये वाले जो चार पांच है ना, जिनको उन्होंने अपने अधीन किया था, जैसे सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, बाघाट है, उदयपुर है, झांसी है, अवध है, इनको कब कब उन्होंने अनेक्स किया, किस तरीके से अनेक्स किया, उनका टाइम पीरियड मिलाने के लिए किसको पहले किया, किसको बाद में किया। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यूजीसी फिर से क्वेश्चन बनाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का भारत पर, उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो नीतियां थी भारत पे कैसे इम्पैक्ट की, उसमें आपने पढ़ना है। उनका स्थायी बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या था, इनको लागू कहाँ कहाँ पर किया था, और कितना प्रतिशत कर ये लेते थे, और इसमें करने वाले कौन कौन से थे। कॉर्नवालिस थे, थॉमस मुनरो थे, हॉर्ड मैकेंजी थे, मिलाने के लिए पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन आपको। तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी कि उनकी पॉलिसी क्या थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर.सी. दत्त की इंपॉर्टेंट किताब है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारी किताबों के ऊपर क्वेश्चन यूजीसी पूछ चुका है, आपको फिर से पूछ सकता है। और आगे आपने इसके जितने भी अधिवेशन हैं
वो पढ़ लेने हैं। सोशियो रिलीजियस फॉर्म्स मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, पढ़ लेना यहाँ से, क्वेश्चन हर बार आता है। हाई हाई वेटेज वाला जो टॉपिक्स है, यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं थी पत्रिकाएं थी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनके जो संस्थापक थे, स्थापना वर्ष क्या क्या थे, उनसे जुड़े हुए जितने भी अखबार हैं, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको मिलाने के लिए क्वेश्चन आता है, हर बार आएगा। और आपने लोअर कास्ट मूवमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन देखा होगा पहले भी, अब भी आ सकता है। ज्योतिबा फूले के काम जितने भी थे, सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में आपने पढ़ लेना। बृहस्पति हितकारिणी सभा, मूक नायक क्या था, ईवी रामास्वामी पेरियर, आत्म सम्मान आंदोलन। अभी मैंने 7 क्वेश्चन वाली एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए थे। यहाँ से ही मैंने इनको लिखा है, पढ़ के जाओ अच्छे से। जितने भी पीसेंट आंदोलन हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हुई हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई हैं, सारे पढ़ने हैं आपने, छोड़ना कोई नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपने संथाल, सिद्धू और कानूवाला, मुंडा बिरसा, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, इनके वर्ष और इनके नेता क्या क्या काम करते थे, मोर और लेस ये पढ़ के जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। किसान आंदोलनों में आपने नील विद्रोह, पबना, दक्कन के दंगे, चंपारण, खेड़ा, भोपला, तेभागा, तेलंगाना, और ये आंदोलन जो है इनकी क्रोनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। अभी मैंने 7 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन सारे आए थे। आपने छोड़ दिया तो समझ लो यहाँ से क्वेश्चन फिर आएगा तो गलत हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अब क्वेश्चन जो इसी बहुत बना रहा है, तो मेरी आपको ये जेन्युइन एडवाइस है कि भाई ये वाला टॉपिक आपने छोड़कर नहीं जाना है। कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ने वाला तो ऐसे कोई नहीं है। कौन सा सेशन कहाँ हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, क्या क्या रेजोल्यूशंस पास किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी क्रोनोलॉजी आती है। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण है मैं वो लेकर आया हूँ, जैसे 1906 वाला है जो कोलकाता में हुआ था, 1907 वाला सूरत में विभाजन हुआ था कांग्रेस का, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। 1916 वाले में ये फिर से मर्ज हो गए थे लखनऊ में, और 1929 वाला लाहौर में हुआ था जहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, और 1931 वाला जो कराची का अधिवेशन हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन है, इनके अध्यक्ष यहाँ पर क्या क्या हुआ था पढ़ लो। 1924 वाला महात्मा गांधी जी वहां पर अध्यक्ष रहे थे, कहाँ पर हुआ था वो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के जाना अच्छे से। गांधी चरण जब आता है, इसमें आपने पढ़ना है रॉयलेट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत कुछ था। अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन 1946 वाला, इनकी क्रम याद कर लो अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रहेगा। जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वहां से क्वेश्चन जो इसी ने बनाए हैं, मिलाने के लिए बनाए हैं। एक बार तो कूट में दे दिया था क्वेश्चन, तो कई बार ये क्वेश्चन ना आपके सर्च एंड रीजन के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, काकोरी, लाहौर, चटगांव, शास्त्रगृह, ये सारे के सारे आंदोलन कब हुए थे। अब आप एक इम्पोर्टेंट आप याद रखो, कामा घाटा मारू, घाटा मारू, यह घटना कब हुई थी, 1914 में हुई थी। कहां पर हुई थी, कनाडा में हुई थी। ये वाली इंपॉर्टेंट कामा घाटा मारू जो घटना है, अभी भी रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि पंजाब के एक सिंगर हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। उन्होंने कामा घाटा मारू की जो घटना हुई थी उसको एक मीडिया में जब इंटरव्यू दे रहे थे वहां पर फिर से हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था तो 1914 का टाइम वो टाइम था जब हमारा जहाज रुकने नहीं दिया गया था, और आज वही टाइम है जब मेरे सामने 50,000 की भीड़ बैठी है। ये काफी न्यूज में रहा था, और इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या क्या हुआ था, कामा घाटा मारू इंसिडेंट क्या थी, क्या हुआ था वहां पर, कौन सा ब्रिटिश शासक था भारत में, उस समय प्रधानमंत्री कनाडा में कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है। छोड़ दोगे तो गलती हो सकती है। एजुकेशन, प्रेस और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैंने जैसे आपको कहा है ना, शिक्षा उद्योग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मैकाले का स्मरण पत्र, वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सैडलर आयोग, मिलाने के लिए आ जाएगा ये तो। वर्धा आयोजना, इनके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पढ़ लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा आप सबके लिए। और जो रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी हैं 1773 के बाद से लेकर के 1935 तक के जितने भी रेगुलेटिंग आए हैं, एक बार सारे पढ़ लोगे तो अच्छा है। लेकिन आपने यह तो छोड़कर जाने ही नहीं है। 1909 वाला मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, वहां पर क्या हुआ था, 1919 वाले में क्या हुआ था, और 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट क्या था, इसमें क्या क्या आया था,
ये पढ़ लोगे ना, तो मेरी आपसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो सलाह है वो यही है कि भई जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय जो पत्र-पत्रिकाएँ थी, उनके राइटर्स के नाम, उनमें क्या-क्या छपता था, एक बार वो पढ़ लोगे तो अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन जो उसी ने पहले भी बनाया था, फिर से आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिस्टोरियोग्राफी। इसमें आपको 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन तो आ ही जाएँगे, ये तो आप मान के चलो। सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आते नहीं हैं, कई बार ये सेक्शन हमें ऐसा लगता है बहुत मुश्किल वाला है। क्योंकि जितने भी हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने जो भी परिभाषाएँ दी हैं इतिहास को लेके, वो सारी की सारी परिभाषाएँ याद करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना? तो मैंने इनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज़ किया है। आप उसी हिसाब से इनको पढ़ के जाओ। कुछ इतिहासकार हैं जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, कुछ राष्ट्रवादी हैं, कुछ मार्क्सवादी हैं और कुछ पाश्रित हैं, जैसे सबाल्टर्न थ्योरी वाले हैं। तो आपने इनमें जेएस मिल को पढ़ लेना है और डब्ल्यूएच मोरलैंड को पढ़िए, भारतीय समाज के बारे में इनका क्या मानना है, पढ़ के जाना चाहिए आपको। और जो नेशनलिस्ट हमारे इतिहासकार हैं, आर.सी. मजूमदार है, के.पी. जायसवाल जी हैं, एच.सी. रायचौधरी है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ो, इनके विचारों को पढ़ो, क्या विचार थे इनके। और डी.डी. कोसांबी, आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब, रोमिला थापर, इनके बारे में पढ़ लो तो अच्छा है। सबअर्डन थ्योरीज में आप पढ़ के जाओ सुमित सरकार को, आपने उसके बारे में पढ़ना है। रंजीत गुहा जी के बारे में पढ़ लो थोड़ा अच्छे से। और आपने पढ़ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, तो एक बार उनके बारे में पूरा पढ़ लोगे तो उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब शोध से जुड़े हुए जो तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उसको पढ़ो आप। ब्रह्मालोचना क्या होती है? एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या-क्या है? उनके स्रोत क्या-क्या हैं? पढ़ के जाइए उनके बारे में। ये हमारे पेपर 1 का रिसर्च का सेक्शन है, उसमें भी काम आते हैं। उसमें भी हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी प्रसिद्ध हमारे विचारक हैं, उनके जो कथन क्या-क्या हैं, जैसे ई.एच. कार कहते हैं, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनुवर्तन संवाद है। ऐसी स्टेटमेंट ये वाली आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको पढ़ के जाओ। आर.जी. कॉलिंगवुड ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, ऑसवाल्ड स्प्लेंगर ने क्या कहा था, ये 5-6 इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक भी आपको आ गया ना, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इतिहासकारों की जितनी भी प्रसिद्ध किताबें हैं ना, उनकी एक बार सूची बना लो तो अच्छा है। ठीक है? डी.डी. कोसांबी, आर.एस. शर्मा, रंजीत गुहा, मार्क ब्लॉक और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, इनकी सारी किताबें, जवाहरलाल नेहरू जी की किताबें हैं, लिख लो उनको एक बार, उनकी लिस्ट बना लो। आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा यहाँ से। पढ़ के जाओगे तब आपका होगा। अगर आपने पढ़ के नहीं गए तो फिर तो मैं आपको बेस्ट विशेस ही दे सकता हूँ। पढ़ना तो आपने है। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस, सही दिशा देना। सही दिशा पर चलना आपका ही काम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर बैठे हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। कोई कोचिंग जॉइन नहीं करता है। जब कोचिंग जॉइन नहीं करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज होती है कि गाइडेंस की कमी होती है। हम जब पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें यही पता नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या ये सही है? क्या हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं? इसीलिए एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा यही काम होता है कि हम आपको अच्छी दिशा दें, अच्छी गाइडेंस दें, आपका मोटिवेशन कम ना होने दें। इसीलिए हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में आके ज़रूर बताना मुझे कि आपने इन टॉपिक्स को अगर रिवाइज़ किया था तो आपका इतिहास का स्कोर कितना इंक्रीज़ हुआ? कितना इंक्रीज़ हुआ? ऊपर गया या फिर नीचे गया? कमेंट्स में लिखिएगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। अच्छे से तैयारी करो। डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं आपके पास होना चाहिए। आपको अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सबका जेआरएफ हो जाए, नेट हो जाए जिसको नेट की आवश्यकता है। अगर हमारी वीडियो से आपको केवल 2% ही फ़ायदा होता है ना, तब भी कमेंट्स में आके लिखिएगा रिज़ल्ट के बाद। ऑल द बेस्ट।